नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना था रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक के बारे में और उसके बारे में एक वीडियो बनाया था हैंड वॉशिंग के बारे में, जिसमें कि हमने जाना था डेफिनेशंस के बारे में जाना था और हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, हैंड वॉशिंग स्टेप के बारे में जाना था और रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक के बारे में जाना था और रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक के डेफिनेशन के बारे में जाना था और एग्जांपल जाने थे रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक के क्या क्या एग्जांपल्स है वो पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने कंपैरिजन किया था रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक और नॉन रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक के बारे में। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस वाले वीडियो में आपको रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक और डिजीज ऑफ ट्रांसमिशन के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। चलिए समझते हैं अभी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है क्या? बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज है जो प्राइमरली अफेक्ट करती है किसको? लंग्स को, जिससे और भी ऑर्गन्स इंफेक्टेड होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे और इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, साइन और सिम्टम इसके क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। किसने ट्यूबरक्लोसिस वेस्लाई का डिस्कवरी किया था, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन क्या है आपका ट्यूबरक्लोसिस का? सबसे पहले जानेंगे सबसे छोटे डेफिनेशन के माध्यम से। अभी देखेंगे डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 में क्या लिखा है? पल्मोनरी टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द पेरिकाइमा ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो आपका छोटा सा एक डेफिनेशन है वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शियस डिजीज है। जो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो यूजुअली क्या करता है, लंग्स के क्या बोलते हैं, पेरिकाइमा बोलते हैं। और कॉज कौन करता है इसे? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया है वो कॉज करता है टीबी, जिसे बोलते हैं टीबी। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो जिसे कॉज कौन करता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करता है। इट इज प्राइमरी अफेक्टेड द लंग्स। जो क्या है? प्राइमरी अफेक्टेड कैसे करता है? लंग्स को करता है। बट इट कैन आल्सो इन्वॉल्व अदर ऑर्गन, जो कि अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, सच एज द लिम्फ नोड। जो आपकी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड को क्या है? चेक पोस्ट के नाम से जाना जाता है। यूजुअली आपको एक्जिले में देखने को मिलेंगे, गर्दन के पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका बोन्स। जो आपकी बोन्स होती है उन्हें अफेक्टेड करता है क्या? ट्यूबरक्लोसिस वेस्लाई। ज्वाइंट्स, मोस्टली ज्वाइंट्स को इंफेक्टेड करता है। नेक्स्ट है आपका किडनी, जो कि किडनी को इंफेक्टेड करता है, जो कि बॉडी में क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है, यूरिनेशन का काम करती है, यूरिन को बनाने का काम करती है, उसे भी अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन को भी अफेक्टेड कर सकती है। एंड इंटेस्टाइन, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को पचाने का काम करती है, जो खाने को पचाने का काम करती है। इंटेस्टाइन को भी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस वेस्लाई अफेक्टेड करता है। ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज सफर्ड बाय ऑल एज। ये आपका क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें क्या है? सफर करते हैं कोई भी एज ग्रुप के जो पर्सन है वो सफर करता है। इन 1882 रॉबर्ट कोच, जो 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने डिस्कवर किया ट्यूबरक्लोसिस वेस्लाई। इन 1895 रोंटजिन डिस्कवर एक्सरे चेस्ट। क्या हुआ? 1895 में रोंटजिन ने क्या किया? डिस्कवर किया एक्सरे चेस्ट, विच अप्रूव एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एड इन डायग्नोसिस। जो कि क्या करता था? ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस बनाने में वैल्यूएबल हेल्प करता था। इन 1907 वॉन पेरक्वेस्ट डिस्कवर द ट्यूबरक्लिन टेस्ट। सून आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें द बीसीजी वैक्सीन इन्वॉल्व बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1909। अभी जानेंगे क्या था ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। और 1882 में क्या रॉबर्ट कोच ने इसका डिस्कवरी किया। इसके बाद क्या हुआ आपका 1895
5 में क्या हुआ, आपका रोंटजेन ने डिस्कवरी किया किसका, एक्सरे के माध्यम से हम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके बाद 1907 में वॉन परक्विस्ट ने क्या किया, डिस्कवरी किया ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के बारे में। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया, इंट्रोड्यूस किया वैक्सीनेशन के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगता है आपका वीसीजी का वैक्सीन होता है, जो कि यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सारे कम्युनिटी या पीपल्स को लगाया जाता है। जानेंगे इसकी वजह से किस किस वजह से यूजुअली पेशेंट में देखने को मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस। चलिए जानते हैं कॉज। वीक इम्यून सिस्टम, किसी भी पेशेंट का मान लीजिए वीक इम्यून सिस्टम है, तो उस सिचुएशन में उस पेशेंट को रिस्क रहेगा किसका, आपका ट्यूबरक्लोसिस होने का। तो ऐसे कौन कौन से पेशेंट होंगे, आपका सबसे पहला पेशेंट है एचआईवी या एड्स। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को एड्स है या एचआईवी है, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो मोस्ट वल्नरेबल पेशेंट हो जाएगा किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसे यूजुअली जल्दी से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, किसी भी पेशेंट में अनकंट्रोल डायबिटीज चल रहा है, मान लीजिए पेशेंट का शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उस सिचुएशन में क्या रहेगा, पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट सफर कर सकता है कैसे, ट्यूबरक्लोसिस से। यूजुअली पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका माल न्यूट्रिशन। मान लीजिए माल न्यूट्रिशन से मतलब है कोई भी पेशेंट मान लीजिए सफिशिएंट मात्रा में खाना नहीं ले पा रहा या फिर उसे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली नहीं जा पा रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पेशेंट का इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगा और ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस या रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे। ये था आपका माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका ओवर क्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन। मान लीजिए कोई भी पेशेंट ओवर क्राउडिंग में रह रहा है, मान लीजिए फैमिली में ही 20 से 25 मेंबर हैं और वो ओवर क्राउड में रह या ऐसे पब्लिक प्लेस में रह रहा है जहां पर ओवर क्राउडिंग है, तो उसमें क्या रहेगा, कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी भी पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या रहेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिजीज जा सकता है, तो इसलिए। और नेक्स्ट है आपका पुअर वेंटिलेशन। मान लीजिए किसी भी पेशेंट के हाउस में पुअर वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन ही नहीं रहा, आपका फ्रेश एयर रूम्स के अंदर ही नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी पेशेंट हाई रिस्क में रहता है किसके, ट्यूबरक्लोसिस के हाई रिस्क में होता है। नेक्स्ट है आपका क्लोज कॉन्टेक्ट विद एक्टिव टीबी पेशेंट। मान लीजिए किसी भी फैमिली में किसी भी एक सिंगल पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया और उस पर्सन का कोई भी क्लोज केयरिंग कर रहा है, केयर दे रहा है, तो उस समय अगर वो अवेयर नहीं होगा ये सब चीजों से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिशन कर सकती है, तो उसके बारे में अगर पेशेंट कोई भी रिलेटिव इसका अवेयर नहीं हुआ, तो उसमें क्या रहेगा, पेशेंट से टीबी जो है जो केयर कर रहा है वो उस पर्सन को ट्रांसमिटेड हो सकती है। हमने पिछले वीडियो में जाना था एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जिसमें दो टाइप्स पढ़े थे, एक तो पढ़ा था डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या है, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एयरबोर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से के माध्यम से फैलता है। तो ये क्या है, आपका दूध दही खाना ये सब चीजों से नहीं फैलेगा, यही सब है इनडायरेक्ट आपका डिजीज ट्रांसमिशन। चलिए समझते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल एब्यूज। मान लीजिए कोई पेशेंट लगातार चेन स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें रिस्क रहता है आपका ट्यूबरक्लोसिस का, क्योंकि जो इसका प्राइमरी जो ऑर्गन्स है जिसे अफेक्टेड करता है ट्यूबरक्लोसिस, वो आपका लंग्स होता है। तो जब कोई भी पेशेंट पैसिव या स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर है रेगुलरली, तो क्या होगा, आपका डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी लंग्स की डिक्रीज हो जाती है, तो उस समय क्या होगा, पेशेंट जल्दी से ट्यूबरक्लोसिस को पकड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल अब्यूज। मान लीजिए कोई पेशेंट रेगुलर अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, लगातार पेशेंट ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, इम्यूनिटी डिक्रीज होके वो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से इंफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअर लिविंग कंडीशन। मान लीजिए कोई पेशेंट क्लीनिंग नहीं कर रहा है, गुड हाउसिंग नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो उस समय क्या होगा, आपका पुअर लिविंग कंडीशन। मान लीजिए किसी पेशेंट का पुअर लिविंग कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन पेशेंट का अच्छा नहीं है, तो उस समय पेशेंट में यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल्स में ये देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है आप जानेंगे ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के मोड क्या है, ट्रांसमिशन होने के सबसे पहला मोड है आपका एयरबोर्न डिजीज है, जो कि एयर के माध्यम से फैलती है, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्या है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि किसी भी पेशेंट के बोलने से, स्नीजिंग करने से, कफिंग करने से या फिर
लाफिंग करने से या स्पिटिंग करने से, मान लीजिए कोई पेशेंट थूक रहा है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी भी वजह से किसी और पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो उस समय क्या होगा, ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगी। चलिए समझते हैं एक एक करके। कफ, मान लीजिए रेगुलर पेशेंट कफ कर रहा है और कोई भी आप क्लोज कांटेक्ट में है, जैसे केयर पेशेंट को केयर प्रोवाइडर इससे मोस्टली अफेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए कोई भी पेशेंट को आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लगातार कफ कर रहा है, तो उस समय क्या हो सकता है, आप पेशेंट से अफेक्टेड होके यूजुअली केयर प्रोवाइडर को टीबी ट्रांसमिटेड हो सकता है। तो इसलिए आपको प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, आपको मास्क वियर करना है, जो कि नोज ब्रिज को कवर करके रखे और माउथ को कवर करके रखे, और पेशेंट को बोल सकते हैं यहाँ खुद को प्रिवेंट करने के लिए कि पेशेंट को बोल सकते हैं आप मास्क वियर कीजिए और जो केयर कर रहा है वो भी मास्क वियर करे। यानी कि छींकते समय पेशेंट को बोलेंगे आप हैंकी से माउथ और नोज को कवर कीजिए। नेक्स्ट है आपका स्पीक। कोई भी पेशेंट आपको कुछ भी चीजें बता रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो केयर प्रोवाइडर है वो अफेक्टेड हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस वैसिलाई से लाफ कर रहा है पेशेंट, या स्पिटिंग या थूक रहा है और के साथ कांटेक्ट में आ गए, तो उस समय आप ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम। जानेंगे अभी साइन और सिम्टम क्या है। ट्यूबरक्लोसिस के साइन और सिम्टम बेसिकली है क्या, समझते हैं। कफ मोर देन 2 वीक। मान लीजिए कोई पेशेंट बता रहा है, कंप्लेन कर रहा है आपको, मुझे कफ है मोर देन 2 वीक से, लगातार 2 वीक से क्या है, मुझे कफ हो रहा है। नेक्स्ट है आपका फीवर, और रेगुलरली फीवर हो रहा है, स्पेशली इवनिंग राइज, जिसमें क्या है स्पेशली इवनिंग में राइज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है नाइट स्वेट, और नाइट में क्या होता है, मुझे बहुत सारे पसीने आ जाते हैं और उसे नाइट स्वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेट लॉस, पेशेंट का यूजुअली वेट लॉस हो रहा है। एंड पुअर एपेटाइट, जिससे क्या हो रहा है, पेशेंट को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही और भूख मर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं क्या, ट्यूबरक्लोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम फटीग एंड वीकनेस। पेशेंट क्या है, फटीग फील करेगा, चक्कर आएंगे पेशेंट को, वीकनेस फील करेगा। चेस्ट पेन, ये क्या है, लगातार कफिंग की वजह से पेशेंट को यूजुअली चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है और मोस्ट रिलायबल क्या है, हेमोपटेसिस। मान लीजिए कोई पेशेंट कफिंग कर रहा है या फिर स्पूटम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, उस समय क्या है, आपके स्पूटम के साथ पेशेंट को ब्लड कॉन्टेक्ट है, तो उस समय आप मोस्टली क्या ट्यूबरक्लोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, जहां नियर बाई आपके गर्दन के या फिर एक्जिला के आसपास के जो लिम्फ नोड्स है उसमें यूजुअली स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। बेसिकली किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस से कैसे प्रिवेंट करें, ये सब जानेंगे अभी। चलिए समझते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन, किसी भी पेशेंट को बीसीजी वैक्सीनेशन करा के ही, स्पेशली ये क्या है, चाइल्डहुड में कराना चाहिए, जिससे पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। किसी भी पेशेंट को मान लीजिए टीबी के सिम्टम परसिस्ट किए, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, टीबी को रूल आउट करना है, टीबी की डायग्नोसिस बनानी है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो आपने क्या करना है, एटीटी का ट्रीटमेंट पूरा लेना है। एटीटी होता है आपका एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट होता है। कवर माउथ वाइल कफिंग, मान लीजिए कोई भी पेशेंट कफ कर रहा है या स्नीजिंग कर रहा है, तो उससे बोलेंगे आप एक हैंकी से अपना माउथ और नोज दोनों को कवर कीजिए। प्रॉपर वेंटिलेशन इन लिविंग एरिया, जहां भी आप रह रहे हैं उस एरिया में क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गुड न्यूट्रिशन। अगर आप पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन देंगे तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस जो वैसिलाई है वो पेशेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ मास्क फॉर टीबी पेशेंट। अगर मान लीजिए किसी भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का आप केयर कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, मास्क को वियर करना है, जो कि नोज ब्रिज से लेके माउथ को प्रॉपरली कवर करना है, जिससे क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से आप इंफेक्टेड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। तो किसी भी पर्सन को, जो लेमन पर्सन है, उसकी एजुकेशन के माध्यम से उसे हेल्थ एजुकेशन देंगे और अवेयर करेंगे इसके ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो है प्रभाव कम्युनिटी पे कैसे पड़ता है वो जानेंगे। ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर 2 to 3 मिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एवरी ईयर आपका 2 to 3 मिलियन पीपल
या फिर केसेस ऐड डाउन हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के प्रत्येक ईयर। नेक्स्ट है आपका एवरी ईयर 1 से 2 मिलियन पीपल आर डाई। ये देखिए कम्युनिटी को इतना इफेक्टेड करता है कि 1 से 2 मिलियन पीपल डाई हो जाते हैं, किसकी वजह से? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। नेक्स्ट है, अभी जानेंगे हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब बनाया जाता है। ये आपका स्पेशल नोट है, इसे स्पेशली नोट करना। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, बेसिकली वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है आपका 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बनाया जाता है, जो कि यूजुअली इसलिए बनाया जाता है पर्सन्स को या कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस से। सिंस 1982 से ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस डे रेगुलरली सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे क्या है कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई कैसे कैसे प्रिवेंट करें, डायग्नोसिस कैसे बनाएं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।